ली का मिलन, श्यांग एंड मैडम लीज रियूनियन। जियांग ने ध्यान से मैडम ली को दवा दी और कुछ देर बाद मैडम ली को होश आ गया। अपनी माँ को होश में देखकर जियांग ने तुरंत उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, अब से मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। मैडम ली, जो अभी भी थोड़ी हैरान थीं, धीरे धीरे रोने लगी। उन्होंने परेशानी से भरी आवाज में पूछा, मैं ठीक हूँ जियांग, मेरी फिक्र मत करो। तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? जियांग, जो अभी भी थोड़ी नाराज थी, ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसके शब्द पूरी तरह से उस चिंता को नहीं बता पाए जो वो महसूस कर रही थी। जियांग सच में सुरक्षित थी, सिवाय उसके हाथ पर एक छोटी सी चोट के। जब मैडम ली ने अपनी बेटी के हाथ पर पट्टी देखी तो उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? जियांग हिचकिचाई, लेकिन अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आगे की जानकारी देने से बचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट है, ये पहले ही ठीक हो चुकी है। मैडम ली अभी भी चिंतित थीं। उन्होंने पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? जियांग रुकी, सच बताने या न बताने की उलझन में थी, लेकिन उसने खामोशी चुनी और अभी के लिए अपनी माँ को कुछ न बताने का फैसला किया। एक छोटी सी बातचीत के बाद जिया कमरे में आई और मैडम ली को आराम करने की सलाह दी। जैसे ही मैडम ली बाहर निकली, उनके पति मिस्टर ली उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुम कहाँ गई थी? जियांग अपनी माँ को और परेशानी से बचाने के लिए पक्की थी। उसने मजबूती से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले, कम से कम अभी तो नहीं। वो अभी भी कमजोर हैं। मिस्टर ली ने गहरी सांस ली, समझते हुए लेकिन चिंतित थे। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे नाराज होंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें खतरे में डाला। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो मुझे कभी माफ नहीं करती। इसे भूल जाओ बाबा, जियांग ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, अब सब ठीक है। जियांग ने फिर अपने पिता को एक लड़के से मिलवाया जिसे वो साथ लाई थी। उसने बताया, ये लड़का हमारे साथ रहना चाहता है और मास्टर से सीखना चाहता है। इसी बीच डोमिंग भी आ गया था। उसने मिस्टर ली का विनम्रता से अभिवादन किया और एक पल की खामोशी के बाद पूछा, कृपया मुझे रहने दे, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले तो मिस्टर ली हिचकिचाए, लेकिन लड़के की लगन देखकर उन्होंने आखिर में मान लिया। ठीक है, मिस्टर ली ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम घर के पीछे रहोगे। हमारा घर तुम्हें रखने के लिए काफी बड़ा है। डोमिंग बहुत खुश हुआ और वेनशिया के पास भागा, ये ऐलान करते हुए, मैं अब बेघर नहीं हूँ, मेरे पास अब एक जगह है। वेनशिया ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर उसके उत्साह को नजरअंदाज किया। वेनशिया, डोमिंग ने पूछा, क्या तुम मुझे अपना शिष्य स्वीकार करोगे? वेनशिया ने तुरंत इनकार कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। इसके साथ ही वेनशिया धीरे से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी आवाज को दूर रखते हुए कहा, मुझे काम है। जैसे ही शाम हुई, परिवार ने एक साथ रात का खाना खाया। बाद में सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। डरावना सपना, द टेरिफाइंग ड्रीम। उस रात जियांग को एक साफ और परेशान करने वाला सपना आया। रहस्यमयी औरत फिर से दिखाई दी और इस बार ऐसा लग रहा था कि उसने जियांग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। औरत ने खौफनाक हंसी के साथ अपने किए गए जुल्मों के बारे में बताया। जियांग के सपने में उसने औरत को बेरहमी से कई लोगों को मारते हुए देखा। ये डरावना सपना रोंगटे खड़े कर देने वाला था और जियांग चौंककर उठ गई। अब सुबह के 5 बजे बज चुके थे। बाहर के शोर ने उसका ध्यान खींचा। घबराकर जियांग ये देखने के लिए बाहर भागी कि क्या हो रहा था। उसके दरवाजे पर एक भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग रो रहे थे और कुछ डरे हुए लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, कुछ हुआ है, कई लोग अचानक मरने लगे हैं, एक औरत को उन्हें मारते हुए देखा गया है। जियांग ने हैरानी में सुना जब एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरे पति को कल रात एक औरत ने मार डाला। वो पूरी तरह से काली थी, उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसने काले और नीले कपड़े पहने थे। उसने अपने हाथों से बगीचे को तोड़ दिया। जब वे लाशों के पास पहुंचे तो भयानक नजारा साफ था। पीड़ितों की गर्दनें तोड़ दी गई थीं और उन पर अजीब हाथों के निशान छोड़े गए थे। आसपास के लोग तेजी से डर गए। क्या ये डीमन प्लेन से एक और हमला है? गांव वालों में से एक ने पूछा। क्या ये कोई शैतानी शक्तियों वाला व्यक्ति हो सकता है? हमें उन्हें जल्दी पकड़ने की जरूरत है। जियांग औरत के कपड़ों के वर्णन से हिल गई थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने पिछली रात अपने सपने में एक ऐसी ही आकृति देखी थी। एक औरत ने उन्हीं रंगों के कपड़े पहने थे। इस संबंध ने उसे और भी बेचैन कर दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गांव वाले हत्याओं के स्रोत के बारे में अटकलें लगा रहे थे, जियांग ये महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई कि सपना और होने वाली घटनाएं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थीं। मुझे उम्मीद है किया गया है। स्वर्ग का रास्ता और जियांग का दृढ़ संकल्प, द पाथ टू हेवन एंड श्यांग्स रिजॉल्व। जब जियांग ने गांव वालों की बातें सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जो कुछ उसने रात को सपने में देखा था वो सुबह की रोशनी में हकीकत बन रहा था। उसकी आंखों के सामने डरावनी तस्वीरें घूम रही थीं और वो पूरी तरह से हैरान और परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वेन शिया ने उसकी इस बेचैनी को फौरन भांप लिया। उसने उन औरतों की तरफ देखा जो खौफजदा थीं और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, फिक्र न करें, हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। उनके जाने के बाद वेन शिया जियांग के पास आया। उसकी आवाज में नरमी और चिंतन था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है जियांग? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या हुआ है? उसने जियांग की आंखों में देखते हुए पूछा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा मास्टर ही नहीं बल्कि तुम्हारा खैर ख्वाह भी हूँ। उसने धीरे से जियांग का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श ने जियांग के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो कुछ पल के लिए पैनिक कर गई। उसने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गई। कुछ नहीं मास्टर, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं बस सोच रही थी कि कहीं ये कोई ब्लैक एनर्जी तो नहीं या कुछ और, कोई शैतानी ताकत। उसके दिमाग में लगातार वही डरावना सपना घूम रहा था और उसे डर था कि कहीं उसके अंदर छिपी कोई शक्ति ही इसकी वजह न हो। पहले तो जियांग ने सोचा कि वो वेन शिया को सब कुछ बता दे, अपने सपने, उस रहस्यमयी औरत और अपने अंदर की अजीब सी एनर्जी के बारे में। लेकिन फिर एक ख्याल उसके मन में कौंधा, क्या होगा अगर वो मुझसे नफरत करने लगे? अगर उन्हें पता चले कि मेरे अंदर कोई काली शक्ति है, मैं शायद उन्हें खो दूंगी। ये सोचकर उसने अपने होंठ बंद कर लिए। उसने तय किया, मुझे पहले खुद ही इस रहस्य को समझना होगा। शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने लाइब्रेरी जाकर पुरानी किताबों में जवाब ढूंढने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले कि वो निकल पाती, अचानक आसमान से कई देवता आ पहुंचे। वे वेन शिया को अपने साथ ले जाने आए थे। ये देखकर जियांग स्तब्ध रह गई। जियांग फौरन आगे बढ़ी और वेन शिया के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अडिग दृढ़ता थी। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि आप उन्हें नहीं ले जा सकते, उसने कहा। उसकी आंखें चुनौती दे रही थीं। वो वेन शिया के आगे ढाल बनकर खड़ी थी, हर मुश्किल से लड़ने को तैयार। वेन शिया ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जियांग, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी आवाज में एक गहरा प्यार और सुरक्षा का एहसास था। शायद उन्होंने मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है। यहीं इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। लेकिन जियांग नहीं मानी। तो मैं आपके साथ चलूंगी, उसने लगभग अधिकार से कहा। मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हूं और मैं सबकी हिफाजत करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसके साथ रहने की इच्छा से भरी हो। पहले तो वेन शिया ने इनकार कर दिया, शायद उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उसका दोस्त हुआन, जो एक देवता था, बीच में आया। उसकी आंखों में समझदारी थी। उसे हमारे साथ आने दो, वेन शिया। फिर उसने जियांग की ओर देखा। लेकिन जियांग, तुम्हें वहां सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। जियांग ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं नियमों का पालन करूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं बस एक आम इंसान हूँ। क्या मुझे स्वर्ग में जाने भी दिया जाएगा? क्या वहां कोई समस्या नहीं होगी? हुआन ने भरोसेमंद मुस्कान दी। तुम ठीक रहोगी। तुम वहां ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उससे तुम अंदर जा सकती हो और कुछ समय तक रह सकती हो। तुम वेन शिया की शिष्या हो और तुम पहले से ही कल्टीवेशन के चौथे स्टेज पर हो। अभ्यास से तुम 8वें या 9वें रैंक तक भी पहुंच सकती हो। फिर तुम अमर हो सकती हो और आजादी से कहीं भी घूम सकती हो। हुआन की बातें सुनकर जियांग के मन में एक नई आशा जगी। ये कहकर हुआन ने कहा, चलो अब वक्त हो गया है, हमें निकलना है। जियांग ने तुरंत वेन शिया का हाथ पकड़ा। ये पकड़ सिर्फ एक छात्र की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की थी जो अपने अजीज को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं है, उसने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में कहा। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे और एक हल्की सी हंसी कमरे में फैल गई। वे सब जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों पर सवार हुए और आसमान में उड़ गए, सीधे स्वर्ग के विशाल दरवाजे की ओर। स्वर्ग का दरवाजा बहुत सख्त पहरे में था। वहां ऐसी बाधाएं थीं जो डेमन क्लैन के किसी भी सदस्य को जो अंदर घुसने की जुर्रत करता, जलाकर राख कर सकती थीं। ये सुनकर जियांग घबरा गई। उसके मन में उस रात के सपने की याद ताज़ा हो गई, लेकिन देवता आसानी से अंदर चले गए। जब जियांग और वेन शिया की बारी आई तो जियांग हिचकिचाई। वेन शिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके स्पर्श में आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास था। चिंता मत करो जियांग, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज जियांग के कानों में एक मीठे गीत की तरह लगी, जिसने उसके डर को कम कर दिया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, रोशनी की एक अचानक चमक से वे दोनों चौंक गए। वे एक साथ पीछे हट गए, उलझन में थे। जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो रोशनी शांत हो गई और वे कामयाबी से अंदर चले गए। हालांकि इस तेज रोशनी ने एक बड़ी भीड़ जमा कर दी थी। लोग उन्हें घूर रहे थे, फुसफुसा रहे थे और अटकलें लगा रहे थे कि कहीं कोई डेमोनिक एनर्जी वाला व्यक्ति स्वर्ग में तो नहीं घुस गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, जियांग ने सबको घबराकर मुस्कुराया, लेकिन दो बुजुर्ग आदमी आगे बढ़े। एक ने सख्ती से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक साधारण इंसान को यहाँ लाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई आम लड़की स्वर्ग में नहीं आ सकती?
ये सुनकर जियांग के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसकी आंखों में चिंगारी थी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया। मैं अपने मास्टर की शिष्या हूँ, एक कल्टीवेटर, और वो भी एक हुनरमंद वाली। उसके शब्दों पर एक बेहद खूबसूरत औरत शानदार लाल लिबास में जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे स्वर्ग में गूंज उठी। वो स्वर्ग की रानी थी, जिसकी मौजूदगी शानदार और राजसी थी। उसकी आंखों में स्वर्ग की रानी और एक अनपेक्षित मुलाकात, द क्वीन ऑफ हेवन एंड एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। स्वर्ग की रानी ने जियांग के ऐलान को सुना और एक मधुर मुस्कान के साथ धीरे से हंसी। जियांग ने उलझन में वेनशिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, ये कौन है मास्टर? वेनशिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये स्वर्ग की रानी है और ये हमारी माँ है। उसकी आवाज में एक गहरा सम्मान और अपनापन था। जियांग की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने फौरन रानी की तरफ दौड़ लगाई और आदर से झुककर उन्हें सलाम किया। आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस हुआ। आप इतनी खूबसूरत हैं, उसने गर्मजोशी से कहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी थी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और आश्चर्य था। रानी मुस्कुराई। उनकी हंसी और भी कोमल हो गई जब उन्होंने जियांग को देखा। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने प्यार भरे और शाही अंदाज में कहा। तुम्हारी आंखें सच बोलती हैं और तुम्हारी मुस्कान में किसी के भी दिल को रोशन करने की ताकत है। तुम सचमुच एक प्यारी लड़की हो। रानी के शब्दों ने जियांग के दिल को छू लिया। उसे एक अजीब सी खुशी और आत्मीयता महसूस हुई। उनके चारों ओर जमा भीड़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगी और उनमें से कई जियांग के आकर्षण से प्रभावित दिख रहे थे। सब उसकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। हालांकि एक लड़की जो कोने में खड़ी थी, उसने जियांग को देखकर तेवर चढ़ाए। उसकी नापसंदगी साफ जाहिर थी। वो आगे बढ़ी, वेनशिया से लिपट गई और उसे कसकर गले लगा लिया। आपको वापस आए कितना वक्त हो गया, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में शिकायत और अपनापन दोनों था। और ये लड़की कौन है? वेनशिया ने उसे तुरंत हल्के से दूर धकेला। उसकी आवाज में थोड़ी तेजी थी। ये मेरी शिष्या है, उसने जियांग की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके लहजे में एक स्पष्टता थी, जैसे वो किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहता हो। जियांग तेजी से आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाते हुए। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, उसने विनम्रता से कहा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर जवाब दिया, मेरा नाम सुयोंग है। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श नाजुक और सुंदर थे। जियांग ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने ईमानदारी से कहा, जिस पर सुयोंग ने एक हल्की सी लगभग अनिच्छा से सिर हिलाया। सुयोंग की आंखों में हल्की सी ईर्ष्या झलक रही थी, जिसे जियांग ने महसूस किया। कुछ देर बाद वेनशिया ने बात काटी। हमें अब चलना चाहिए, उसने कहा। वो जियांग को अपने घर ले गया, एक शानदार लेकिन थोड़ा पुराना घर। बाहर का बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा था और इमारत का सफेद मुखौटा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। घर में एक पुरानी शान थी जो वेनशिया के व्यक्तित्व से मेल खाती थी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो जियांग की उत्साह उमड़ पड़ा। ये जगह कितनी खूबसूरत है, उसने खुशी से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वेनशिया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरा सुकून था। जियांग की खुशी देखकर, ये तुम्हारा कमरा होगा, उसने उसे एक आरामदायक कमरा दिखाते हुए कहा। अभी यहीं रुको, मुझे कुछ काम है और मैं जल्द ही लौट आऊंगा। उसकी आवाज में कोमलता थी, जैसे वो उसे अकेला छोड़ने से पहले आश्वस्त करना चाहता हो। अकेले छोड़ी गई जियांग बेचैन हो गई। उसने घूमने का फैसला किया और फूलों के बगीचे में टहलने लगी। उसका रास्ता उसे एक एकांत जगह पर ले गया, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक चमकदार बाधा थी। उत्सुकता से भरी वो और करीब गई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके मन में कोई खतरा नहीं था, बस एक अनदेखी दुनिया को जानने की चाहत थी। अचानक वेनशिया उसके पीछे तेजी से आया। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ बाधा को छू चुका था। वेनशिया घबराकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। क्या तुम्हें कोई दर्द हुआ, उसने बेचैनी से पूछा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। जियांग ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप इतने परेशान क्यों हैं? उसकी आवाज में मासूमियत थी, क्योंकि उसे उस खतरे का अंदाजा नहीं था। वेनशिया की भौहें गहरी हो गईं। ये बाधा खतरनाक है। किसी भी साधारण इंसान को इसे बिना नुकसान के छूना नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहिए, ये बहुत जोखिम भरा है। उसकी आवाज में डर और सुरक्षा का भाव था, जैसे वो उसे हर हाल में बचाना चाहता हो। वो उसे वापस उसके कमरे में ले गया। उसकी चिंता साफ दिख रही थी। कृपया अंदर ही रहना, हर जगह खतरा है और तुम्हें अभी इस जगह की समझ नहीं है। उसकी पकड़ में एक अधिकार था, लेकिन साथ ही गहरा प्यार भी। जियांग ने धीरे से मुस्कुराया। आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत दूर आ चुकी हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वो बिस्तर पर चढ़ गई, उसे हल्के से छेड़ते हुए। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो वेनशिया के दिल को छू गई। अचानक बाहर हलचल मच गई। वेनशिया तेजी से शोर की तरफ भागा और जियांग भी उसके पीछे गई। बाहर राक्षस हमला कर रहे थे, बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वेनशिया मुस्कुराया। उसका आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया था।
यह बाधा अभेद है, तुम में से कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। लेकिन तभी एक युवा आदमी आगे बढ़ा। वो बेहद खूबसूरत था, 25 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था और उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी। एक ही वार में उसने बाधा को तोड़ दिया, जिससे हर कोई हक्का बक्का रह गया। हवा में सांसें रुक गईं जब वेन शिया अविश्वास में घूरने लगा। तुम कौन हो और तुमने ये कैसे किया? उसने मांग की। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी थी। युवा आदमी मुस्कुराया, उसकी आवाज में घमंड भरा था। मेरा नाम डोमिंग है, उसने कहा। उसकी आंखें एक अंधेरी और परेशान करने वाली शक्ति से चमक रहीं। आपको पसंद आया? श्वास में उसे घूर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वेनशिया ने सोचा। कुछ देर पहले तक ये एक मामूली लड़का था जिसे जियांग ने हमारे घर में रहने की इजाजत दिलाई थी। उसके दिमाग में तेजी से विचार घूम रहे थे। ये वही लड़का था जिसे उसने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अब वो एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उसके सामने खड़ा था, जिसने स्वर्ग की सबसे मजबूत बाधा को एक ही झटके में तोड़ दिया था। ये असंभव लग रहा था। वेनशिया ने गुस्से और उलझन में पूछा, तुमने ये कैसे किया? तुम इतनी शक्ति कैसे हासिल कर सकते हो? उसकी आवाज में एक गहरा संदेह था। डोमिंग ने घमंड से मुस्कुराया। उसकी आंखें एक अजीब सी अंधेरी शक्ति से चमक रही थीं। तुमने मुझे कमजोर समझा था मास्टर, तुमने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया था। उसकी आवाज में पुरानी कड़वाहट थी। लेकिन मैंने अपनी शक्ति खुद ढूंढ ली। ये शक्ति तुम्हारे जैसी नहीं है, ये ज्यादा ताकतवर है। उसने जियांग की तरफ देखा। उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर टिकी, जैसे वो उसमें कुछ खोज रहा हो। जियांग को उसकी नजरों से एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। राक्षस जो बाहर हमला कर रहे थे अब बाधा के टूटने से और भी आक्रामक हो गए थे। वे खूंखार आवाजें निकालते हुए स्वर्ग में घुसने की कोशिश करने लगे। स्वर्ग के देवता भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उनके चेहरे पर डर और असंतोष साफ दिख रहा था। वेनशिया ने अपने साथियों की तरफ देखा। हमें उन्हें रोकना होगा, उसने जोरदार आवाज में कहा। वो तुरंत आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा में चमक उठी। अन्य देवता भी उसके पीछे हो लिए, अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राक्षसों से लड़ने लगे। स्वर्ग का शांत माहौल अब लड़ाई के शोर और जादुई हमलों से भर गया था। जियांग जो ये सब देख रही थी परेशान हो गई। उसे अपने सपने याद आए, वही काली औरत, वही मारपीट। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो वेनशिया की तरफ भागी, उसका हाथ पकड़कर बोली, मास्टर, मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन आंखें डर से भरी थीं। वेनशिया ने उसे देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसने जियांग को हिम्मत देने की कोशिश की। जियांग, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा, उसने कहा। ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। उसने जियांग को पीछे धकेला, उसे लड़ाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में जियांग की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। लेकिन जियांग ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं मास्टर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैंने आपसे कहा था कि मैं मजबूत हो गई हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी लड़ने दे। उसके दिल में वेनशिया के लिए एक गहरा लगाव था। वो उसे किसी भी खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। डोमिंग ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो जियांग और वेनशिया के बीच के बंधन को महसूस कर रहा था और शायद उसे इससे ईर्ष्या हो रही थी। उसने एक जोरदार हंसी हंसी जो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। वेनशिया, तुम इसे कब तक बचाओगे? ये नश्वर लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है। उसकी आवाज में ताना और मजाक था। ये सुनकर जियांग का खून खौल उठा। मैं बोझ नहीं हूँ, उसने चीख कर कहा। उसके अंदर से एक अजीब सी शक्ति उभरने लगी। उसकी आंखों में एक बैंगनी चमक आ गई और उसके हाथों से हल्की सी ऊर्जा निकलने लगी। ये वही ऊर्जा थी जिसका जिक्र उसके सपने में हुआ था, वही ब्लैक एनर्जी। वेनशिया ने जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसे हवा भी उससे कंपा रही थी। वेनशिया ने जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और परेशानी से बड़ी हो गईं। उसे इस शक्ति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो जानता था कि जियांग एक कल्टीवेटर है, लेकिन ये ऊर्जा किसी और ही चीज की थी, कुछ ऐसा जो खतरनाक, अज्ञात और प्रबल था। वो जानता था कि ये साधारण शक्ति नहीं थी। क्या ये वही शक्ति थी जिसके बारे में उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था? उसके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हुआ जो जियांग के लिए उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। डोमिंग ने जियांग की आंखों में वो चमक देखी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे उसने अपनी चाल में पूरी जीत हासिल कर ली हो। तो आखिरकार तुमने अपनी असली शक्ति दिखा ही दी, उसने विजयी अंदाज में कहा। तुम उतनी भी मासूम नहीं हो जितनी दिखती हो जियांग। तुम तो और भी दिलचस्प निकली। उसके शब्द जियांग के दिल में तीर की तरह लगे, उसे अंदर से तोड़ रहे थे। लड़ाई और भी भयानक होती जा रही थी। राक्षस पूरी ताकत से स्वर्ग में घुसने की कोशिश कर रहे थे और देवता उन्हें रोकने में लगे थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। वेनशिया ने एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोकी और जियांग की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और फिक्र थी। जियांग, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? मुझे बताओ, सच बताओ, उसने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज में एक गहरा चिंतन और डर था। जियांग ने डोमिंग की तरफ देखा, फिर वेनशिया की तरफ। उसके मन में भय, उलझन, गहरा दुख
और खुद से नफरत का मिश्रण था। मुझे नहीं पता मास्टर, उसने कहा। उसकी आवाज में लाचारी और कमजोरी थी। उसके आंसू आंखों में छलक आए। ये अपने आप आई है। उसे अब अपने सपने और उस काली औरत की बातें ज्यादा साफ याद आने लगी थी। क्या वो औरत उसे ये शक्ति दे रही थी, या ये शक्ति हमेशा से उसके अंदर छिपी हुई थी, एक अंधेरा राज? ये सोचकर उसे असीम डर लगने लगा। डोमिंग ने जियांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शक्ति तुम्हें उसी जगह से मिली है जहां से मुझे मिली है जियांग। डीमन प्लेन। उसके शब्द हवा में एक भयंकर विस्फोट की तरह गूंज उठे, जिससे स्वर्ग के देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ संदेह भरी नजरों से देखा। उनके मन में जियांग के प्रति डर पैदा हो गया। वेनशिया का चेहरा गहरे सदमे और आघात से भर गया। ये मुमकिन नहीं, उसने जोरदार आवाज में कहा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो जियांग की तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी, चिंता और अंधेरा था। अगर डोमिंग सच रहा था तो इसका मतलब भी बहुत बड़े खतरे में थी, शायद उससे भी बड़े खतरे में, जिसका वे स्वर्ग के देवता सामना कर रहे थे। वेनशिया ने अपनी पूरी ताकत से जियांग को अपनी बाहों में खींच लिया। जियांग के अंदर डर, कमजोरी और अकेलेपन का एहसास बढ़ गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वो वेनशिया के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब आ गई, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई। मास्टर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज में गहरी घबराहट और दर्द था। वेनशिया ने उसे कसकर अपनी बाहों में ले लिया, उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। उस पल उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे की नजदीकी, सुरक्षा और उस अजीब शक्ति के रहस्य की। उनकी दुनिया में मानो सब कुछ रुक गया था। सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो एक दूसरे के लिए अटूट प्यार और चिंता की गवाही दे रही थी। वेनशिया ने उसके बालों पर अपना होंठ रखा और फुसफुसाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जियांग, कभी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो हर खतरे से उसे बचाने की शपथ ले रहा हो। युद्ध अभी भी जारी था। स्वर्ग के मैदान में आग और धूल उड़ रही थी। ये सिर्फ एक पत्थर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई, भरोसे और धोखे के बीच की लड़ाई थी। जियांग के अंदर अब दो शक्तियां टकरा रही थीं, एक वो जिसकी उसे पहचान थी, और दूसरी वो अंधेरी शक्ति जो उसे अंदर से बदल रही थी। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन जियांग और वेनशिया की यात्रा अभी शुरू हुई है, जो उन्हें और भी गहरे रहस्यों और खतरों की ओर ले जाएगी। मुझे स्वर्ग में अग्नि परीक्षा, शियांग्स ट्रायल इन हेवन। माहौल में गहरा तनाव था। स्वर्ग में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। डोमिंग के शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया था। वेनशिया तुरंत आगे बढ़ा, खुद को जियांग और भीड़ के बीच खड़ा कर लिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, यह मेरी शिष्या है। जो कुछ मैंने देखा है उसमें कोई शैतानी शक्ति नहीं है। वो बस एक साधारण कल्टीवेटर है। उसके चेहरे पर जियांग के लिए चिंता और सुरक्षा का भाव साफ दिख रहा था। उसने जियांग का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। कोई उसे कहीं नहीं ले जा सकता, वो हमारे साथ रहेगी, उसने साहस से ऐलान किया। उसकी आवाज में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। उसकी आंखों में जियांग के लिए एक अजीब सा प्यार और अटूट विश्वास था। भीड़ स्तब्ध थी, उनकी आंखें वेनशिया पर टिकी थीं। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर उसमें कोई शैतानी शक्ति नहीं भी है और वो बस एक साधारण लड़की है, तब भी वो स्वर्ग से ताल्लुक नहीं रखती। उसे तुरंत पृथ्वी पर वापस जाना चाहिए। उसकी आवाज में कठोरता थी। जियांग ने साहस से जवाब दिया, मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ आई हूँ और मैं अपने मास्टर के साथ ही जाऊंगी। अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो मेरे मास्टर भी मेरे साथ आएंगे। उसकी आवाज में अडिग दृढ़ता थी, जैसे वो वेनशिया को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। स्वर्गीय देवता, हेवनली गॉड ने भौहें चढ़ाईं और सख्ती से बोले, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो मेरा बेटा है और उसे अगला स्वर्गीय देवता बनना तय है। अगर वो बिना इजाजत जाता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी। वेनशिया की तरफ मुड़ते हुए स्वर्गीय देवता ने पूछा, क्या तुम यहीं रहना चाहते हो या इस लड़की के साथ जाना चाहते हो? उनकी आवाज में एक परीक्षा का स्वर था। बिना किसी हिचकिचाहट के वेनशिया ने जवाब दिया, मैं यहीं रहूंगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो जियांग को अकेला छोड़ने के लिए मजबूर हो। स्वर्गीय देवता मुस्कुराए, उसके जवाब से प्रसन्न होकर। मेरा बेटा स्वर्ग में ही रहेगा और इस लड़की को या तो पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा या कैद कर लिया जाएगा। पहले हम उसकी गहराई से जांच करेंगे ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर कौन सी शक्ति है। उसके बाद ही उसकी सजा तय की जाएगी। वेनशिया फिर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प था, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मेरी शिष्या जियांग भी मेरे साथ रहेगी। मैं खुद उसकी जांच करूंगा। अगर उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति पाई जाती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे सजा दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो जियांग को किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। जियांग ने विनती भरी आंखों से अपने मास्टर की तरफ देखा। मेरे अंदर कोई शैतानी शक्ति नहीं है, मैं बस एक साधारण लड़की हूँ। मास्टर, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? उसकी आवाज में एक मासूमियत और कमजोरी थी जो वेनशिया के दिल को छू गई। वेनशिया शांत रहा, उसका चेहरा भावहीन था। एक लंबे खामोशी के बाद उसने कहा, अगर उसमें शैतानी शक्ति है तो मैं उसे सजा दूंगा।
उसके शब्दों में एक अजीब सी कठोरता थी जो जियांग को अंदर तक हिला गई। स्वर्गीय देवी, हेवनली गॉडेस, अचानक प्रकट हुई। उनकी आवाज़ दया से भरी थी। यह लड़की निर्दोष है, मुझे उसमें कोई शैतानी ऊर्जा नहीं दिखती। वो दयालु और पवित्र है, तुम उसे सजा देने की सोच भी कैसे सकते हो? उनकी आवाज़ में मातृत्व स्नेह था। जियांग की आवाज़ कांप रही थी जब उसने अपने मास्टर से भीख मांगी। मास्टर, कृपया, मुझमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, उन्हें मुझे सजा मत देने दे। उसके आंसू आंखों से छलक रहे थे, लेकिन वेन शिया अभी भी शांत था। उसकी आपत्तियों के बावजूद जांच आगे बढ़ी। जियांग को एक खंभे से बांध दिया गया और वेन शिया ने उसकी ऊर्जा का परीक्षण करना शुरू किया। अपनी तलवार का उपयोग करके उसने एक शक्तिशाली बाधा बनाई जिसने उसे घेर लिया। बाधा उसे ऊर्जा की एक लहर की तरह लगी जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। जियांग चीखी, मास्टर, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वेन शिया का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसे जियांग को दर्द में देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये जरूरी था।